हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज। और आज हम लोग यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सिटीजनशिप की बात करेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 2 और आर्टिकल 5 टू 11 जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग सिटीजनशिप को कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप को लेके, किस तरह के लॉ सिटीजनशिप को लेके बनाए गए हैं, किस तरह से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, कैसे वो जो है उसका लॉस हमें देखने को मिलता है, किसको ओवर आर्किंग पावर दिए गए हैं सिटीजनशिप को लेके। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड कॉम्प्रहेंसिवली इन अ डिटेल्ड मैनर इन दिस वेरी डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इन द इंट्रोडक्शन इट इज वेरी मच असेंशियल टू डिस्क्राइब द सिटीजनशिप फर्स्ट। सिटीजनशिप की अगर बात करेंगे तो सिटीजनशिप रेफर्स टू द फुल एंड citizenship refers to the full and citizenship refers to the full and equal membership of any political community। तो जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसको नेशन स्टेट कहा जाता है उसके फुल और इक्वल मेंबरशिप को हम लोग सिटीजनशिप बोलते हैं। सिटीजन्स जो है एक नेशन के, दे एंजॉय सम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और बदले में उन लोगों को कुछ ड्यूटीज जो है नेशन के साथ एसोसिएटेड उनको परफॉर्म करना पड़ता है। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसी को सिटीजनशिप बोलते हैं। सिटीजनशिप इज द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिटीजन्स परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक ड्यूटीज रिलेटेड टू द नेशन एंड एंजॉयज पर्टिकुलर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ऐसे करके आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करेंगे तो पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 5 टू 11 जो है दे डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिटीजनशिप के साथ बहुत एलेबोरेटली डील नहीं करता है। बहुत ब्रीफली इसने सिटीजनशिप के प्रोविजंस को यहाँ पर टच किया है, क्योंकि फ्यूचर जो रिलेटेड पावर्स हैं सिटीजनशिप को लेके वो पार्लियामेंट को दी गई हैं। पार्लियामेंट जैसे चाहे, जिन कंडीशंस के साथ चाहे, फ्यूचर में लॉ बना सकता है सिटीजनशिप को लेके। तो इस तरह के प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि पार्ट 2 जो है इट स्पेसिफिकली डील्स विद द सिटीजनशिप प्रोविजंस, और आर्टिकल 5 टू 11 अलग अलग जो सिटीजनशिप के प्रोविजंस हैं उनको टच करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो आर्टिकल 5 अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 5 डिस्क्राइब्स द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था या इसको एनफोर्स किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है यहाँ। तो 26 जनवरी 1950 को कौन लोग सिटीजन बन सकते थे, सिटीजनशिप को लेके क्या प्रोविजंस थे, वो आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 6 की अगर बात करेंगे तो इट डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए थे उनको लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उनके सिटीजनशिप राइट्स को लेके। तो ये प्रोविजंस हमें आर्टिकल 6 के अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 7 की अगर बात करेंगे तो इट डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो लोग पहले इंडिया से पाकिस्तान चले जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया लौट के आते हैं, ऐसे लोगों के किस तरह के सिटीजनशिप राइट्स हैं, ये राइट्स हमें आर्टिकल 7 के अंदर देखने को मिलते हैं। उसी तरह से आर्टिकल 8 जो है इट डील्स विद राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको लेके हमारा सिटीजनशिप, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह के सिटीजनशिप राइट्स इंश्योर करता है, किस तरह के सिटीजनशिप राइट प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आर्टिकल 8 के अंदर देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 9 की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 9 स्पेसिफिकली डील्स विद द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है अगर वॉलेंट्रली किसी और नेशन का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो उस केस में उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ले ली जाएगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसको। यानी कि हमारा जो सिटीजनशिप है वो प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीजनशिप को। इंडिया का कोई सिटीजन किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं बन सकता है। अगर वो ऐसा करता है वॉलेंट्रली अपनी इच्छा से तो उस केस में उसकी इंडियन सिटीजनशिप को ले लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 10 हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि यहाँ पर
अगर कोई एक बार सिटीजनशिप ले चुका है तो उसको बार बार सिटीजनशिप लेने की जरूरत नहीं है इंडिया की, तो उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी जब तक पार्लियामेंट उसको अपोज करने के लिए कोई लॉ लेके नहीं आता है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी रिलेटेड जो गारंटीज हैं, दे हैव बीन एक्सटेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। When it comes to the Article 11, तो Article 11 provides overarching power or some kind of super power to the Parliament. Parliament को यहाँ specific powers दी गई हैं regarding the enactment of legislation related to citizenship. Citizenship को लेके laws या कोई कानून बनाने की जब बात आती है तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पावर है। पार्लियामेंट जैसे चाहे जिन कंडीशंस के साथ चाहे लॉज बना सकता है सिटीजनशिप को लेके। So these are some of the constitutional provisions related to the citizenship of India. अब हम लोग एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, इनके सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करेंगे, क्या क्या इनके अंदर स्पेसिफिक चीजें हैं। सो आर्टिकल 5 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 5 इसका सब्जेक्ट मैटर है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको फोर्स किया गया है, उस समय की बात हो रही है। तो उस समय किस तरह के सिटीजनशिप राइट्स लोगों को दिए गए थे, कैसे वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, वहां पर ये प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन इंडिया। तो जो पहली कंडीशन यहाँ पर दी गई है वो है डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि सबसे पहले इंडिया, जो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल का मतलब है कि वो स्थायी नागरिक होना चाहिए इंडिया का। इसके अलावा सिर्फ डोमिसाइल होने से काम नहीं चलेगा, इन 3 कंडीशन में से एक कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय इंडिया का सिटीजन बन सकता है। जिसमें पहली कंडीशन है बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो तो वो बन सकता है इंडिया का सिटीजन। इसके अलावा अगर उसका कोई भी एक पेरेंट का बर्थ इंडियन टेरिटरी में हुआ हो तो वो बन सकता है, या फिर वो पिछले 5 साल से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो 5 साल हैं, पिछले लगातार 5 साल से अगर वो इंडियन टेरिटरी में रह रहा है तो उस केस में भी वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, इंडिया का जो सिटीजन है वो बन सकता है। तो इस तरह से हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं आर्टिकल 5 के अंदर, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमारा संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, उस समय सिर्फ ऐसे ही लोग सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के जिनका इंडिया में डोमिसाइल है, जो इसके अलावा या तो वो इंडिया में पैदा हुए हैं। सबसे पहले डोमिसाइल का कंडीशन होना चाहिए, डोमिसाइल नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। सबसे पहले उनके पास इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए और उसके बाद इनमें इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उनको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। पहली है या तो वो इंडिया में पैदा हुए हों, दूसरी कंडीशन है या तो उनके पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो तीसरी कंडीशन है कि वो 26 जनवरी 1950 से जो पहले वाले 5 साल हैं तब से लेके लगातार 5 साल के लिए वो इंडिया में रह रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास इस डिस्कशन के अंदर वो है आर्टिकल 6। Article 6 deals with the citizenship right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan। तो ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं, सॉरी पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं, और अगर वो सिटीजन बनना चाहते हैं इंडिया के, तो उनको लेके क्या सिटीजनशिप राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। तो सबसे पहली चीज है, एक कंडीशन जो उनको फुलफिल करनी ही पड़ेगी तभी वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, वो है ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ऐसा व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो इंडिया है, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान मिला के जो इंडिया है, उनमें से उसका पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उसमें पैदा होने चाहिए। दूसरा, माइग्रेशन को लेके कंडीशन है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले उसका माइग्रेशन हुआ है तो उस केस में अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स थे या इंडिया में पैदा हुए थे और उसका माइग्रेशन 19 जुलाई 1948 से पहले हुआ है तो वो सीधा सिटीजन बन सकता है इंडिया का। लेकिन अगर
19 जुलाई 1948 के बाद उसका माइग्रेशन हुआ है, तो उस केस में उसको 6 महीने इंडिया में रुकना पड़ेगा। उसके बाद वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा अपने आप को इंडिया का सिटीजन रजिस्टर करने के लिए, और तब जाके वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। लेकिन ये सब काम कब हो सकता है? कमेंसमेंट से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले। 1950 के बाद ये प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे कि वो जो व्यक्ति है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया है, उसके पहले या तो कोई पेरेंट या कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा होना चाहिए। और उसके बाद अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट होके आया है तो उस केस में सीधा वो सिटीजन बन सकता है। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट होके आया है इंडिया में, तो उस केस में एक 6 महीने के लिए उसको रुकना पड़ेगा इंडिया में। उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, तब जाके वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस मेंशन्ड इन आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 7, और इसका सब्जेक्ट मैटर है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ऐसे लोग जो पहले इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए और उसके बाद पाकिस्तान से माइग्रेट होके फिर से इंडिया आ जाते हैं, ऐसे लोगों को लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके सिटीजनशिप राइट्स को लेके क्या बोलता है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद किसी भी कारण से अगर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं तो उस केस में वो इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर वो इंडिया किसी सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू लौट के आते हैं या किसी परमिट के थ्रू लौट के आते हैं, कोई सेटलमेंट हुआ है दो गवर्नमेंट के बीच में तब उनको यहाँ पर भेजा गया है, तो उस केस में वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, सिर्फ उनके पास जब वो परमिट रहेगा तभी। लेकिन उसके लिए भी उनको 6 महीने इंडिया में रुकना पड़ेगा, 6 मंथ्स। और उसके बाद उनको एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन को इंक्वायर किया जाएगा, तब जाके वो सिटीजन बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेट दे रखी है 1 मार्च, 1 मार्च 1947। उसके बाद वाले लोग जो पहले उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान चला जाता है उसके बाद इंडिया लौट के आता है तो उस केस में वो सिटीजन बन ही नहीं सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें वो बन सकता है, वो है कि अगर कोई सेटलमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको परमिट दे के भेजा गया है इंडिया, तो उस केस में उसको 6 महीना रुकना पड़ेगा इंडिया, और उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन को लेके एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा। तो दीज आर द प्रोविजंस मेंशन इन आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 जो है वो हमें बताता है अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको लेके किस तरह के राइट्स दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह के राइट्स उनको दिए हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के सिटीजनशिप राइट्स को लेके यहाँ पर आर्टिकल 8 जो है वो डील करता है, और ये हमें बताता है एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स हु वाज बोर्न इन इंडिया एज द डिफाइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऐसा व्यक्ति जो या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट या कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुआ हो, इंडिया टेरिटरी में पैदा हुआ हो, who is ordinarily residing in any country outside India shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India, whether before or after the commencement of the Constitution। तो ऐसे लोग जो जिनके या तो कोई पेरेंट या कोई ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुआ हो, तो उस केस में वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं अगर वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो, और बनना चाहते हैं इंडिया का सिटीजन। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस में, इंडियन फॉरेन ऑफिस में, तभी जाके वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 8 के अंदर। तो आर्टिकल 8 डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 जो है वो थोड़ा जिल्टेड लवर जैसा है। तो इंडिया का जो प्रोविजन है सिटीजनशिप को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें बताया गया है कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो इस केस में वो दूसरी कंट्री का सिटीजन नहीं बन सकता है। यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डुअल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का प्रोविजन हमें देखने को मिलता है
इस आर्टिकल के अंदर। यानी कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और अगर वॉलेंटरली वो किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो उस केस में वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, इंडिया की सिटीजनशिप भी उसकी चली जाएगी। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 10 डील करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि अगर कोई एक बार इंडिया का सिटीजन बन चुका है तो वो ताउम्र इंडिया का सिटीजन रहेगा, लाइफ टाइम इंडिया का सिटीजन रहेगा, सब्जेक्ट टू द लॉज बाय द पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेके नहीं आता है जिसकी वजह से उसकी सिटीजनशिप चली जाए। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि आर्बिट्रीनेस को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स हैं वहां पर इस आर्टिकल को हटाने की बात की गई थी कि हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार का आर्टिकल है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसको जो है सपोर्ट करते हैं और इसको ऐड किया जाता है क्योंकि ये आर्बिट्रीनेस को रोकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मन चाहे तरीके से कभी भी किसी की सिटीजनशिप ले ली जाए, है ना। एक बार अगर किसी को सिटीजनशिप दे दी गई है तो वो ताउम्र सिटीजन रहेगा इंडिया का, जब तक पार्लियामेंट उसको उसके अगेंस्ट कोई लॉ लेके नहीं आता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और जो आर्टिकल 11 है वो आप लोग इसको की भी कह सकते हैं इन सारे आर्टिकल्स के अंदर, इस पार्ट के अंदर इसका यहाँ पर पार्लियामेंट को ओवर आर्किंग पावर दी गई है। सो नथिंग इन दिस पार्ट शेल डेरोगेट द पावर ऑफ पार्लियामेंट to make provisions with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters related to citizenship। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो जो है सुपर पावर है, उसके पास वीटो पावर है। वो जैसे चाहे जिन कंडीशंस के साथ चाहे लॉ बना सकता है। उसका वचन ही है, शासन वाला काम यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो लागू होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ऑफ कोर्स द लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के स्क्रूटिनी के अंडर आएंगे सारे लॉज। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिटीजनशिप को लेके पार्लियामेंट को सुपरमैन बना दिया है, सुपर पावर दे दी है कि पार्लियामेंट जैसे चाहे कोई भी लॉ बना सकता है और इस पार्ट के अंदर जितने भी आर्टिकल हैं वो पार्लियामेंट को कोई भी लॉ बनाने से रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं की फैक्ट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो जो पहला पहला फैक्ट है वो है फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो दो तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। एक तरह के फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों के ऊपर लागू होते हैं, चाहे वो फॉरेनर है या सिटीजन है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर स्पेसिफिकली एंजॉयड बाय द सिटीजन्स ओनली, सिर्फ सिटीजन्स को लेके ही वो एप्लीकेबल है। वो है राइट्स एंश्राइंड इन आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का राइट है वो सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय करेंगे। उसी तरह से आर्टिकल 16 के अंदर जो इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस का राइट है वो भी सिर्फ सिटीजन ही जो है एंजॉय करेंगे। आर्टिकल 19 के अंदर जो अलग अलग फ्रीडम रिलेटेड राइट्स हैं, फ्री राइट टू स्पीच, राइट टू मूव, राइट टू असेंबली एक्सेट्रा, ये सारे राइट्स भी सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय करेंगे। आर्टिकल 29 के अंदर जो माइनॉरिटी रिलेटेड राइट्स हैं वो भी सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय करेंगे। आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज के जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो भी सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय करेंगे। तो ये 5 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं जिनके अंदर राइट्स जो हैं सिर्फ सिटीजन ही एंजॉय करते हैं, बाकी फॉरेनर्स के लिए राइट्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इंडिया में एक और खास बात है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वहां पर कोई भी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो बाय बर्थ सिटीजन बना हो इंडिया का या बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन बना हो, पहले फॉरेनर हो बाद में इंडिया का सिटीजन बना हो, तब भी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन यूएसए के अंदर ये कंडीशन नहीं है, वहां पर सिर्फ बाय बर्थ जो सिटीजन है यूएसए का वही प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लाया गया था और उसके बाद कई बार उसको अमेंड किया जा चुका है। तो टोटल 5 बार उसको अमेंड किया जा चुका है। पहली बार 1986 में उसको अमेंड किया गया था। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, तो 1986 के अंदर उसको चेंज किया गया था। 1992 के अंदर उसको अमेंड किया गया है। 2003 के अंदर उसको अमेंड किया गया है। 2005 के अंदर उसको अमेंड किया गया है। 2016 के अंदर उसको अमेंड किया गया है। तो इस तरह से 5 बार सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया जा चुका है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है पीटी के लिए। इसके अलावा अगर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, तो हमारे पास यहाँ पर सोर्स है
सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ये 5 तरीके हमें बताता है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन बन सकता है, उसको एक्वायर कर सकता है। पहला तरीका है बाय बर्थ वाला, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है और उसके साथ साथ उसका कोई भी एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो उस केस में वो व्यक्ति जो है बाय बर्थ इंडियन सिटीजन बन जाएगा। जैसे हम में से ज्यादातर लोग जो हैं बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन बने हैं, तो ये जो प्रोविजन है वो हमारे ऊपर लागू होता है। तो पहला कंडीशन है, पहला जो तरीका है इंडियन सिटीजन बनने का, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने का, इट इज रिलेटेड टू बर्थ। बाय बर्थ इंडियन सिटीजन कोई बन सकता है। दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर किसी व्यक्ति का कोई भी पेरेंट इंडियन सिटीजन है और उनके बच्चे का अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर दी विद इन 1 ईयर ऑफ दी बर्थ, तो उस केस में वो जो बच्चा है वो सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स जॉब की वजह से बाहर रह रहे हैं और वो इंडियन सिटीजन है, उस केस में अगर उनका बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है और वो अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप देना चाहते हैं, तो 1 साल के अंदर उनको जो फॉरेन ऑफिस है उस कंट्री के अंदर, जो इंडियन कॉन्सुलेट है, वहां जाके अपने जो बच्चा है उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी जाके वो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल सकती है, इंडियन पासपोर्ट उसको मिल सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू मतलब ये जो तरीका है सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेके एलिजिबल है। ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन है, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या जिनके पेरेंट्स जो है इंडिया में पैदा हुए थे, ऐसे लोग इंडिया के सिटीजन अगर बनना चाहें तो वो भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उनको 7 साल के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर वो 7 साल के लिए इंडिया में रहते हैं तभी जाके वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी जाके उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। वहीं चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई फॉरेन सिटीजन, जो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, जो यहाँ का जिसका ओरिजिन भी नहीं है इंडिया का, उस केस में अगर वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहे तो इस केस में उसको 14 साल 14 ईयर्स इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके वो इंडियन सिटीजन बन सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन। और पांचवा तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर इंडिया फ्यूचर में किसी टेरिटरी को अक्वायर कर लेता है तो वहां के सारे सिटीजन्स ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स भी बन जाएंगे, जैसे सिक्किम के साथ हुआ है ना। सिक्किम जब इंडिया का पार्ट बन गया तो वहां के जितने भी लोग हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गए। जैसे गोवा के साथ हुआ, जब गोवा इंडिया का पार्ट बन गया तो वहां के जितने भी सिटीजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया के पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है वो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में भी बताता है कि इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो जा भी सकती है, हमेशा नहीं रहेगी। और जाने के 3 तरीके उसने बताए हैं। आने के या सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं और जाने के, उसको लूज करने के 3 तरीके हैं। तो 3 तरीके क्या है? पहला तरीका है रेनाउंसिएशन। रेनाउंसिएशन मतलब अगर व्यक्ति खुद ही चाहे इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना तो उस केस में वो छोड़ सकता है। तो रेनाउंसिएशन हो गया। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में जो है आर्टिकल्स देखते होंगे जहां पर कहा जाता है कि इस साल इतने लोगों ने सिटीजनशिप को रेनाउंस कर दिया, इस साल इतने लोगों ने सिटीजनशिप को रेनाउंस कर दिया। तो लोग खुद ही रेनाउंस कर देते हैं सिटीजनशिप को जब उन्हें किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेना होता है। दूसरा है टर्मिनेशन, कि अगर वो किसी कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहां के सिटीजन बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 जो है यहाँ काम करेगा और इंडिया का जो सिटीजनशिप है उनका चला जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो टर्मिनेट किया जा सकता है इफ दे वॉलेंट्रली, स्वेच्छा से, अक्वायर्ड दी सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। इसके अलावा डेप्राइवेशन का भी यहाँ पर प्रोविजन है। डेप्राइवेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी ने इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉड से ली है या किसी अनलॉफुल ट्रेड और कॉमर्स में वो इन्वॉल्व है किसी एनिमी के साथ ड्यूरिंग दी वॉर, कि यहाँ तो वॉर चल रही है और दूसरी तरफ आप जो एनिमी कंट्री है उसके साथ लेन देन कर रहे हैं, उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उस केस में भी सिटीजनशिप जा सकती है। या कोई सिटीजन जो है इंडिया का वो 7 साल से ज्यादा समय के लिए इंडिया से बाहर रह रहा है बिना किसी इंटीमिडेशन के लिए, तो उस केस में भी उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो तीसरा तरीका है डेप्राइवेशन का। सो दीज आर 3 मेथड्स थ्रू विच अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन लूज his or her citizenship: रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्राइवेशन। ये 3 तरीके आपको याद रखने हैं।
इसके अलावा एक सिटीजन जो लेटेस्ट सिटीजनशिप एक्ट है हमारे पास, वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अभी तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर से बाहर हो गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार करंट अफेयर्स के अंदर बना हुआ है ये एक्ट। इसको लेके बहुत प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे अलग अलग पार्ट्स में, दिल्ली में राइट्स वगैरह भी हुए थे इसको लेके। तो उसको लेके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के, क्यों इतना हंगामा हुआ था, क्या क्रिटिसिज्म है उसको लेके, ये सारी चीजें। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले सिटीजनशिप को हम लोग बता सकते हैं, सिटीजनशिप रेफर्स टू द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ एनी पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिटीजनशिप ऑफ अ नेशन, citizens of a nation enjoy certain civil and political rights in the sovereign state। तो इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ईज्ड नॉर्म्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग नेशंस टू गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय अमेंडिंग द एज ओल्ड सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो की फीचर है वो है कि 3 कंट्री के अंदर रहने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए सिटीजनशिप प्रोविजंस को थोड़ा ईज डाउन किया गया है, थोड़ा आसान बनाया गया है, ताकि उनको थोड़ी राहत वहां पर मिल सके। कौन सी 3 कंट्री है वो? पहली कंट्री है पाकिस्तान, दूसरी कंट्री है बांग्लादेश, और तीसरी कंट्री है अफगानिस्तान। अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज जो इन 3 कंट्रीज में रह रही हैं, 6 तरह की रिलीजियस माइनॉरिटीज को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। आपके हिंदू हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए। तो ये 6 तरह की जो रिलीजियस माइनॉरिटीज जो इन 3 कंट्रीज में रह रही हैं, जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उस केस में जो है उनको लेके जो सिटीजनशिप प्रोविजंस है उनको थोड़ा ईज डाउन किया गया है, थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है, ताकि उनको थोड़ी सी वहां पर राहत मिल सके। तो ये की प्रोविजन है इस एक्ट का। बाकी के प्रोविजंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला की प्रोविजन, जैसा कि हमने बताया, द बिल अमेंड्स द एक्ट टू प्रोवाइड द हिंदू, Sikh, Buddhist, Jains, Parsi, Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India or before 31st December 2014 will not be treated as illegal migrants। तो ऐसे लोग जो ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं इन 3 कंट्रीज के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, और अगर वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, तो उस केस में उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। क्या मतलब है इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा? इसका मतलब है कि फॉरेनर्स एक्ट के अंदर उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इंडिया के अंदर रहने दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर है कि जो ये जो अमेंडमेंट है वो रेजिडेंसी राइट्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा ईज डाउन कर देता है, कि ऐसे लोग अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में उनको 12 साल की जो कंडीशन है कि 12 साल लगातार उनको इंडिया में रहना पड़ेगा, उस कंडीशन को थोड़ा ईज डाउन किया गया है। उस कंडीशन को कम करके, वो जो पीरियड है उसको कम करके 7 साल कर दिया गया है, कि अगर ऐसे लोग 7 साल भी इंडिया में रह लेते हैं लगातार, तो उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको 12 साल रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और यहाँ पर प्रोविजन है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कोई लॉ को वायलेट करता है, तो उस केस में उसका ओसीआई स्टेटस जो है उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा, उसको छीन लिया जाएगा। तो ये जो प्रोविजन है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का कारण भी है, कि बड़ा ही वेग प्रोविजन है। अगर किसी ने पार्किंग लॉ ब्रेक कर दिए तो भी उसका सिटीजनशिप जा सकता है। तो आर्बिट्रीनेस को बढ़ावा देता है। जहां पर अस्पष्टता होती है, वेगनेस होती है, वहां पर आर्बिट्रीनेस बढ़ जाती है, कि जो व्यक्ति है वो आर्बिट्री वे में काम कर सकता है, अपने मन धड़क मतलब निकाल सकता है उस चीज से। तो इस तरह से कुछ की प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस एक्ट के। अगर नीड की बात करेंगे कि जरूरत क्या थी इस अमेंडमेंट को लाने की, क्यों लाया गया है, क्यों कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज को यहाँ, कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को यहाँ राहत दी गई है सिटीजनशिप को लेकर, तो पहला जो कारण बताया गया है कि ये जो लोग ये 3 कंट्रीज से भाग के या माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं, वो बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया में आए थे, और उस केस में हो सकता है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ना हो, उनके जो है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह ना हो, और इस केस में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, कि बिना डॉक्यूमेंट्स के वो अप्लाई कैसे करेंगे। तो चाहे वो 20 साल से रह रहे हो, 25 साल से रह रहे हो, 30 साल से रह रहे हो, इन दी एब्सेंस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स वो अप्लाई नहीं कर
पा रहे हैं, जिसके कारण उनको सिटीजनशिप कभी मिल नहीं पाता है और हमेशा उनके ऊपर खतरा बना रहता है कि उनको कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो उस कारण से इस एक्ट को लाया गया है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो ये है कि पार्टीशन के समय बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान या जिसको बांग्लादेश कहा जाता है उसमें फंस गए थे, वो इंडिया नहीं आ पाए थे, बाद में आते हैं और उनके साथ यहाँ पर जस्टिस किया जाएगा जो उस समय नहीं हो पाया था, अगर उनको यहाँ पर एक और मौका दिया जाएगा इंडियन सिटीजन बनने का। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि लगातार ये 3 कंट्रीज के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज को परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको मारा जाता है, उन अलग अलग तरह की जातियां उनके साथ की जाती हैं, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, उनके परिवार के साथ बदसलूकी की जाती है। तो उसको लेके भी इसको लाने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस होती है सरकार को या पार्लियामेंट को। वहीं ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म नहीं है इसको लेके, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसको फेस करना पड़ता है, राइट्स होते हैं बहुत जगह पर, है ना? बहुत सारे लोग अरेस्ट भी किए जाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है। तो इसको लेके क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, कि आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन है उसको वायलेट किया गया है। आप कैसे रिलीजियस प्रेफरेंसेस दे सकते हैं किसी खास कम्युनिटी को? तो कुछ लोग बताते हैं कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करने की बात बोलता है, हमारे प्रियम्बल में ही सेकुलर टर्म हमें देखने को मिलता है। तो कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब किन्हीं खास रिलीजियस माइनॉरिटीज को बढ़ावा दिया गया है तो इसका मतलब अब हमारा कंट्री जो है वो सेकुलरिज्म जो है उसको वायलेट कर रहा है। और सेकुलरिज्म 1994 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट बताया है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो कुछ लोग इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इट इज अगेंस्ट द सेकुलर क्रेडेंशियल ऑफ द कंट्री। हम रिलीजन के बेसिस पर किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो आसाम आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था 1986 में, राजीव गांधी ने साइन किया था जो, उसमें ये कहा गया था कि 1971 में 1971 को लिमिटिंग डेट माना जाएगा, एनआरसी कराया जाएगा बाद में, और 1971 के बाद जितने भी लोग आसाम में आए हैं उन सबको वापस भेजा जाएगा। तो ये उसकी अगेंस्ट है। यहाँ पर तो डेट को शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पर डेट 31 दिसंबर 2014 कर दी गई है। तो ये आसाम अकॉर्ड के अगेंस्ट बताया जाता है कि आसाम अकॉर्ड जो किया था राजीव गांधी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय आसाम के लोगों के साथ, वो उसका धोखा हो जाएगा, उसका वायलेशन हो जाएगा। इसके अलावा एनआरसी जो है उसका भी वायलेशन यहाँ पर हो सकता है कि एनआरसी के अंदर जो कट ऑफ ईयर है वो 1971 है, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ ईयर है वो 2014 है। वेग प्रोसीजर्स, यानी कि अस्पष्ट जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे ओसीआई मेंबर को लेके हमने अभी डिस्कस किया, इस तरह के वेग प्रोसीजर्स आर्बिट्रीनेस को बढ़ावा देते हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। वहीं इंसर्जेंसी का भी खतरा हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो इसको लेके बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको कुछ यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है इस एक्ट को लेके। लेकिन फिर भी अपोजिशन तो है उनका स्टेट्स के अंदर, और उसको लेके जो एक्सपर्ट्स हैं, खासकर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एक खतरा बताते हैं कि इंसर्जेंसी वहां पर फिर से शुरू हो सकती है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं सीए को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेल्प से आप इस कंटेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। So we have two practice questions here. First one is discuss statutory provisions for the loss of citizenship of India. प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है। ये आपके पास मौका है कि आप उस कंटेंट को प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप उस इंफॉर्मेशन को एनग्रॉस नहीं कर पाएंगे। हमारा जो उपनिषद है वो 3 स्टेज प्रोसेस हमें बताता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एनग्रॉस करने के लिए। पहला प्रोसेस है श्रवण का। श्रवण का मतलब होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ठीक से सुनिए पहले। दूसरा प्रोसेस है मनन का। मनन का मतलब कि आप उसको एनालिसिस करेंगे, उसको काटेंगे छाटेंगे कि क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है। और तीसरा प्रोसेस है निधि ध्यासन का। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है, निधि ध्यासन का मतलब होता है कि आपको उसको कंसंट्रेट करना है, उसको मेमोराइज करना है, उसको मेडिटेट करना है, ताकि वो इंफॉर्मेशन एनग्रॉस हो जाए हमेशा के लिए आपके अंदर। तो उसी तरह से आपको ये जो कंटेंट है उसको अगर उसका मनन करना है, श्रवण तो आपने कर लिया, अगर मनन करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि कौन सा चीज़ आपके लिए काम की है, कैसे आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए उसको। तो
पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द लॉस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कौन कौन से तरीके बताए गए हैं जिसकी वजह से एक सिटीजन अपनी सिटीजनशिप लूज कर सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिस्कस द फीचर्स ऑफ न्यूली इनेक्टेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जो सीए अभी हमने डिस्कस किया है उसके फीचर्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं in 150 words. So these are two practice questions associated with this very unit and this is the end of this unit। यहाँ पर हम लोग अपना जो यूनिट है उसको एक बार कंक्लूड करते हैं। इस यूनिट के अंदर हमने सिटीजनशिप को लेके चीज़ों को डिस्कस किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताया है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप को लेके। उसके बाद हम लोगों ने सिटीजनशिप को लेके जो की फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोगों ने जो लेजिस्लेशन है, जो रिसेंट लॉ बनाया गया है सिटीजनशिप को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको डिस्कस किया है, उसके क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया है। एंड फाइनली वी हैव डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस related with the topic or related with the citizenship provisions. So this is the end of the discussion. Thank you all of you. Have a nice day.